कुछ भी मेरे कंधों पर ही पड़ा हुआ है। इसीलिए मजदूरी को छोड़कर मैं सब्जी बेचने का काम 1 साल से करना चाहता था। सोच रहा था कुछ रुपए जोड़ूंगा, एक ठेला लूंगा और उस पर सब्जी रखकर बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। 1 साल से मैं ये कोशिश करता रहा, लेकिन घर में कोई ना कोई आपदा आ जाती, जिसके बाद मेरे रुपए लग जाते। जो भी मैंने जोड़ा होता वो सब मेरी जेब से निकल जाता। मैं बहुत मायूस रहने लगा था। मुझे लगा था मैं अपना काम कभी नहीं कर पाऊंगा और मजदूरी से तो मैं वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन फिर मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। उसने कहा, तेरे पास वो टूटी फूटी सी साइकिल है ना, दोनों तरफ झोले लगा ले। जो सब्जी खरीद सकता है उसे खरीद कर बेचना शुरू कर दे। कुछ रुपए की कमाई तो हो ही जाएगी ना। और दिन के वक्त तू मजदूरी कर ले, शाम के वक्त तू इस तरह सब्जी बेचना शुरू कर दे। इससे ना तो मजदूरी दूर होगी और ठेला लेने के लिए खर्च भी ज्यादा नहीं होगा। साइकिल पर काम चल जाएगा। जब काम ज्यादा अच्छा चलने लगे फिर मजदूरी छोड़ देना। उसकी ये सलाह बहुत ज्यादा अच्छी थी। 5 बजे मजदूरी करके थका हारा जब मैं घर आता, उसके बाद नहा धोकर मैं सब्जी बेचने के लिए घर से बाहर निकल जाता। पहले दिन कमाई कम हुई थी, लेकिन जितनी भी हुई वो ज्यादा ही थी। धीरे धीरे मैं अलग अलग गांव में घूमता फिरता रहा और इस तरह कमाई अच्छी खासी होने लगी। 5 बजे घर पहुंचते ही आंखों में उम्मीदें लिए मैं सब्जी लेकर सीधा वो गांव में घूमना शुरू कर देता। अपने गांव में भी सब्जी खरीदने वाले कई कस्टमर थे मेरे पास। आसपास के गांव में भी मेरा इंतजार किया करते सब लोग। रात को 9 बजे तक मैं सब्जी बेचा करता था। मंडी में जाकर सब्जी खरीदना और उसके बाद गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचना। कुछ कमाई होने लगी थी, लेकिन मैं वो मजदूरी का काम छोड़ नहीं सकता था। 3 महीनों में मुझे आदत हो गई और अब कमाई ठीक ठाक होने लगी थी। जितनी कमाई मैं मजदूरी में करता उतनी सब्जी बेचने में भी करने लगा था। यानी अब आंखों में उम्मीदें जागने लगी थी। धीरे धीरे मैं ज्यादा कमाई करने लगूंगा। दिन के वक्त भी मैं सब्जी बेचा करूंगा और दूर दूर के गांव में घूमा करूंगा। लेकिन बीच बीच में गड़बड़ हो जाती। कई बार सब्जी बरसात के मौसम में खराब हो जाती और मुझे घाटा होता। इसीलिए मजदूरी भी छोड़ नहीं पा रहा था। सोचा हुआ था मैंने कुछ रुपए जोड़ लूंगा, उसके बाद मजदूरी छोड़ दूंगा। लगभग 6 महीने मैं ये काम करता रहा और एक रात जब सारी की सारी सब्जी बेचकर मैं घर की तरफ आ रहा था, दोनों झूले बिल्कुल खाली थे। थोड़ा बहुत सामान था जो उसमें पड़ा हुआ था। लेकिन मैं एक गांव के पास से जब गुजर रहा, मैंने अंधेरे में एक पेड़ के ऊपर बैठी एक लड़की देखी। उस लड़की ने अपने बिखरे हुए बालों के बीच में अपनी उंगलियां फंसाई हुई थी। मुझे देखते ही हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल लड़की पेड़ पर चढ़ी हुई हो और पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। पास से मैं गुजर रहा था और उसकी तरफ देखकर हंसे जा रहा था। अचानक मेरी नजर उसके पांव की तरफ पड़ी। उसके जो पैर थे ना वो उल्टे थे। यह बात ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। मैं साइकिल बहुत तेज चलाने लगा और उसके हंसने की आवाज पीछे से आने लगी। वो हंसी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मेरे करीब से आती जा रही हो। जितनी तेज मैं साइकिल चलाता जा रहा था वो आवाज तब भी मेरे करीब से आती जा रही थी। मैं साइकिल चलाते चलाते उस गांव से बहुत दूर निकल आया। एक जगह सांस लेने के लिए जब मैं रुका, मैंने अपना शरीर देखा। पसीने से तरबतर हो चुका था। बहुत ज्यादा पसीना आया था। गर्मी के मौसम में कभी इतना ज्यादा पसीना नहीं आता, लेकिन पहली बार मैं इतना ज्यादा डरा था। मैं भूतों प्रेतों की कहानियों पर पूरी तरह से यकीन किया करता था, लेकिन कभी अपनी आंखों से किसी ऐसी चीज को नहीं देखा था। पहली बार शायद मैंने कोई चुड़ैल या पिछलबेरी को देखा था। उसके पांव सच में उल्टे थे। कितनी डरावनी होगी। अगर मुझे पकड़ लेती तो शायद मुझे जान से मार डालती। मैं पहले तो सोच रहा था उस तरफ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे वाले गांव में जाने का रास्ता वही था, तो मजबूरी में मुझे उस तरफ जाना तो होगा ही। पूरी रात घर में मैं सोचता रहा था, अगर वो चुड़ैल मुझे पकड़ लेती, मेरे माँ बाप का क्या होता? मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखता? जैसे ही सुबह हुई, नींद लेने के बाद जैसे डर भी खत्म हो गया था। सुबह मैं मजदूरी करने के लिए चला गया। रात वाली बात मैंने कई मजदूरों को बताई थी।
वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए और मुझे कह रहे, जब भी ऐसी पिछल पेरी या चुड़ैल नजर आए ना, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, वहां आंखें बंद करके खिसक जाओ। कहते हैं ऐसी चुड़ैल आपकी आंखों में देखने लगती है और अगर उसे आपकी आंखों में डर दिख जाए फिर वो आपका पीछा करने लगती है, नोच कर आपको खा लेती है। उन्होंने और ज्यादा डरा दिया। मुझे लगा था अपने साथियों को यह बात बताऊंगा तो मुझे सांत्वना देंगे, कोई ऐसी चीज बताएंगे जिससे मेरा डर खत्म होगा, लेकिन उन्होंने मुझे और ज्यादा डरा दिया। मैं शाम तक सोच रहा था उन गांव में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले 3-4 गांव में घूमने के बाद ज्यादा सब्जी बिकी ही नहीं थी और वो पीछे वाले गांव में जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। इतनी सारी सब्जी पड़ी है, अगर मैं इसे लेकर घर आ गया, अगले दिन मजदूरी करने के लिए जाऊंगा, सब्जी तो खराब हो जाएगी ना, नुकसान हो जाएगा। क्या करूं? मैं आगे वाले गांव में सब्जी बेचने के लिए चला गया था, लेकिन धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया जब मैं कुछ लोगों से बात करने लगा कि ऐसे मुझे उल्टे पांव वाली एक लड़की नजर आई थी। कुछ पढ़े लिखे लोग तो कह रहे, अरे भूतों पर यकीन नहीं करते, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, डराने की कोशिश की होगी, रात के वक्त घूमते हो ना, इसीलिए कई बच्चे शरारतें करने लगते हैं। उनकी बातों ने मेरे अंदर का डर खत्म किया, लेकिन फिर कई घरों में बुढ़िया निकलकर बाहर आ रही थी और बातें कर रही थी, इसको चुड़ैल चिपक गई है, अब देखो इसके बाल लंबे हो जाएंगे, पैर देखो इसके टेढ़े होने लगे हैं, इसके पैर भी उल्टे हो जाएंगे। एक बुढ़िया कह रही, ये तो मर्द है, ये चुड़ैल नहीं बनेगा। तो वो बुढ़िया कहने लगी, हाँ ये उल्टे पैरों वाला पिशाच बन जाएगा फिर। तब मैं समझ गया था, आप अपनी परेशानी अगर किसी को बताते हैं तो लोग उस परेशानी को बढ़ाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते। आगे जितने भी घरों में मैं गया था वो चुड़ैल की बात दोबारा मैंने किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे वो डर मेरे अंदर से खत्म होता गया। सारी सब्जी बिक चुकी थी। वहां ज्यादातर सब्जी वाले सुबह के वक्त ही आया करते और घरों के पास से बड़ी तेजी से निकल जाया करते। बड़े अकड़ू थे, इसीलिए कुछ लोग उनसे सब्जी लेते नहीं थे, मेरा इंतजार किया करते। इन गांव में बेचना सब्जी मेरी एक मजबूरी बन गई थी। जैसे ही रात के वक्त मुझे उसी सड़क से वापस आना था, मैं तेजी से साइकिल चलाता चलाता आ रहा। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास से गुजरा, मैंने उस तरफ देखना सही समझा ही नहीं। कोई लड़की उस पर नहीं बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था पूरा खाली का खाली पेड़। मैं साइकिल चलाते चलाते जैसे आगे बढ़ा, एक झलक पीछे पेड़ की तरफ मैं डालना चाहता था। मेरी नजर जैसे ही पीछे पड़ी, पेड़ खाली था, पत्ते नीचे गिरे हुए, कई जगह गंदगी ही गंदगी थी। जैसे ही मैंने आगे की तरफ मुंह किया, सड़क के बीच बैठी वो लड़की, उसके पैर उल्टे थे और उसे देखते ही मैं घबरा गया। मैंने साइकिल दूसरी तरफ मोड़ ली और मैं अब वापस जाने लगा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी, ये इलाका, यहां से निकलने का एक ही रास्ता था, वही वाली सड़क। मैं 2 किलोमीटर पीछे आया, गांव में पहुंचा। गांव में कई लोग मुझसे सब्जी मांग रहे थे। मैंने कहा मैं सारी सब्जी बेच चुका हूं। उन्होंने पूछा तुम उस तरफ से तो आए हो, हमें लगा और सब्जी लेकर आए होगे, वैसे भी तुम्हारी सब्जी जल्दी खत्म हो गई थी। उन्हें मैं वो चुड़ैल वाली बात बताना नहीं चाहता था कि वो सड़क के बीच में बैठी हुई है, इसीलिए कुछ समय मैंने वहां पर बिताया। 9:30 का समय हो गया था, घर तो मुझे जाना ही था। मैंने सोचा भगवान का नाम लूंगा, भगवान के बारे में सोचूंगा, शायद वो चुड़ैल मुझे दोबारा तंग नहीं करेगी। पास में मंदिर था, भले ही उसके कपाट बंद हो चुके थे, लेकिन उस मंदिर के बाहर पड़े 2 दिए, उनमें से एक दिया मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। बुझा हुआ था, लेकिन उससे जैसे भगवान की शक्ति मेरे अंदर जा रही थी। वो दिए को पकड़कर जब मैंने साइकिल चलानी शुरू की थी ना, जैसे अपने आप हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मेरा ध्यान सड़क के ऊपर था। मैं जैसे ही उस पेड़ के पास से गुजर रहा, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसी पेड़ की तरफ से आई थी। वो लड़की फिर से पेड़ पर चढ़ी हुई, बाल आगे की तरफ किए हुए और अपने हाथों को बालों के बीच फंसाया हुआ। उसके जो पैर थे वो उल्टे थे, जिसे वो लहरा रही, हंसती जा रही, लेकिन वो सड़क के ऊपर नहीं थी। इसीलिए मुझे लगा साइकिल तेज चलानी चाहिए। बड़ी तेजी से वहां से मैं निकला था। बार बार भगवान का नाम लेते लेते वो पूरा रास्ता तय किया था। घर पहुंचकर मां को मैं ये बताना चाहता था, लेकिन मां बहुत ज्यादा खांसती जा रही थी।
कुछ समय से उनकी सेहत खराब थी। अगर मां को यह पता चलता कि किस हालत में मैं काम करने पर मजबूर हो चुका हूं, शायद वो मुझे रोकने की कोशिश करती। शायद मेरा मन हार जाता, मैं दोबारा वहां पर नहीं जाता। इसीलिए मैंने मां को नहीं बताया। पूरी रात मैं सोचता रहा था और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मैं मजदूरी करने के लिए गया था, अपने कई साथियों को मैंने बताया था और मेरे वो साथी वो बार बार मुझे डराने की कोशिश करते रहे। वो सब मुझसे जलते थे। मैं दिन के वक्त मजदूरी करता हूं, रात के वक्त मैं सब्जी बेचता हूं, इसीलिए जैसे वो मुझे रोकना चाहते थे। एक लड़के पर तो मुझे शक था कि जैसे ही साइकिल से मैं सब्जी बेचना शुरू करूंगा ना, मेरे इलाकों में वो घूमना शुरू हो जाएगा सब्जी बेचने के लिए। कब से उसकी भी नजर थी कि वो सब्जी बेचकर कुछ कमाई कर सकता है, लेकिन मैं उसे अपने इलाकों के बारे में बताना नहीं चाहता था। वो डराकर पूछता रहा, मैंने बताया ही नहीं। शाम के वक्त फिर से मैं सब्जी बेचने के लिए निकला था। कई इलाकों में सब्जी बेचते बेचते आगे वाले गांव में भी जाना था। मजबूरी थी। सोचा हुआ था जल्दी अपने वो दोनों थैले खाली कर दूंगा और घर की तरफ निकल आऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर भी सब्जी बेचते बेचते 8 तो बज ही जाते हैं। उस दिन भी 8 बज ही गए थे। वापस आते समय मैंने पेड़ के ऊपर उस लड़की को फिर से देखा। वो हंसती जा रही और इस बार उसने बाल आगे की तरफ नहीं किए हुए थे, बल्कि पीछे की तरफ किए हुए। पैर उसके अब भी उल्टे थे, मुंह आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ। उसे लहराती जा रही और पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी थी, पूरी तरह से सफेद। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से रोशनी निकल रही हो। आसपास के पेड़ साफ नजर आ रहे, लेकिन वहां पर कोई टॉर्च लगी हुई नहीं थी। आज तो चांद भी काफी कम निकला हुआ था एक तरफ से, ज्यादा रोशनी होनी नहीं चाहिए। जैसे उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी हर तरफ जगमगाहट की तरह फैली हुई थी। वो हंसती रही। मैं साइकिल तेज चलाकर वहां से निकला। आगे आने वाले दिनों में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मुझे उस पेड़ के ऊपर वो चुड़ैल नजर आती, उल्टे पैरों वाली वो चुड़ैल। अगर आप एक ऐसी चुड़ैल को हर रोज देखना शुरू हो जाएं, धीरे धीरे आपका डर खत्म होता चला जाता है। मुझे भी लगने लगा था कि वो चुड़ैल शायद उस पेड़ पर नजर आती है, कई बार सड़क के बीच में नजर आती है। मैं तो दूसरी तरफ से घूमकर निकल जाता हूं। मुझे वो कोई चोट नहीं पहुंचाती, मेरा कोई नुकसान भी नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं इसी तरह से काम करता रहूंगा। लेकिन एक दिन मुझे कुछ ऐसा नजर आया था जिसने मुझे डरा कर रख दिया था। जब मैं उसी पेड़ के करीब से निकल रहा, मुझे लग रहा था उस पेड़ के ऊपर मुझे वो चुड़ैल नजर आएगी। आज पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, रोशनी तो बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ साफ साफ नजर आ रहा। वहां उस पेड़ के नीचे वो चुड़ैल तो मुझे नजर आई थी, लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बच्चे को जकड़ रखा हो। पतला सा 10 से 12 साल का कोई लड़का नीचे लेटा हुआ, और वो चुड़ैल उसकी गर्दन में जैसे अपने दांत गड़ाकर उसका खून चूसने की कोशिश कर रही या उसे खाने की कोशिश कर रही। खून से लथपथ था वो लड़का। उसे देखकर मैं इतना ज्यादा डरा कि वो चुड़ैल भी मेरी तरफ घूरने लगी। उसने उस लड़के का शिकार जैसे छोड़ दिया, मुझे घूरती हुई मेरी तरफ भागने लगी थी। मैं साइकिल पर था, वो भाग रही। उल्टे पैरों से उसकी रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन फिर भी वो 15-20 कदम ही चली। मैं साइकिल इतनी तेज चलाकर वहां से निकला। आज फिर से दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इससे पहले मैं हमेशा उसे पेड़ के ऊपर देखा करता था। पहली बार उसे अपने पीछे भागते हुए देखा, पहली बार उसे शिकार करते हुए देखा। यानी वो चुड़ैल सिर्फ पेड़ के ऊपर बैठी ही नहीं रहती, अगर कोई उसके पास जाता है तो उसे मार भी डालती है। वो रात जब मैं घर आया था, मैं सिर्फ अपने घर में टिकने वाला नहीं था। आस पड़ोस में मैंने ये बात बता दी, उसने एक लड़की को मार डाला है। वो चुड़ैल मुझे नजर आया करती थी। रात में वो खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी। जब मैं मजदूरी करने गया, वहां उन लोगों को भी उस खबर के बारे में पता था। वो गांव तक भी वो बात फैल गई जहां पर मुझे वो चुड़ैल नजर आया करती थी। आसपास के गांव में खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी, लेकिन कोई भी लड़का गायब नहीं था। जिस तरह के लड़के की बात मैं सबको बता रहा था, ऐसे किसी लड़के की कोई लाश वहां पर नहीं मिली।
किसी के घर से कोई लड़का गायब भी नहीं था। पुलिस वालों तक भी यह बात पहुंची थी और मुझसे पूछताछ की गई। वो पूरा दिन जैसे आस पास के गांव में ऐसी अफवाह फैली रही कि एक चुड़ैल है जो शिकार करती है, लेकिन किसी की लाश ही नहीं मिली। तो पुलिस वाले मुझे खास तौर पर धमकी देकर गए थे, बेवजह अगर तुम अफवाहें फैलाओगे तो तुम पर एक्शन लिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। भले ही मैं चुड़ैल से डर गया था, लेकिन यकीन मानिए पुलिस वालों से हम एक चुड़ैल से भी ज्यादा डरते हैं। मुझे शाम के वक्त काम तो करना ही था ना। सब्जी लेकर घर का गुजारा करने के लिए मैं उन गांव में घूमता जा रहा। अब जितने भी लोग मुझसे मिल रहे थे ना, ज्यादा से ज्यादा सब्जी लेते, क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहते थे, चुड़ैल के बारे में पूछना चाहते थे। वो लड़का कैसा दिखता था, कपड़े कैसे पहन रखे थे, क्या सच में मैंने एक लड़का देखा या लड़के जैसी दिखने वाली कोई लड़की थी। लोगों के सवालों का जवाब देने में समय ज्यादा लग रहा था, इसीलिए मैं लोगों से बच रहा। सब्जी देकर जल्दी से वहां से निकल रहा कि मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। लेकिन लोग भी ठीक हैं, आपकी परेशानी में आपकी मदद नहीं करते बल्कि बातूनी होते हैं। बातें करना उन्हें पसंद होता है, ये निकम्मे लोगों की पहचान होती है। इसीलिए वहां लोगों से बातें करने से बचता बचता जैसे ही सब्जी पूरी बेच चुका था, वहां सभी गांव में घूम चुका, एक बात पूरी तरह से साफ हो गई थी, वहां कोई लड़का गायब नहीं हुआ है। आखिर वो किसको खा रही थी फिर? मैं फिर से उसी रास्ते से घर की तरफ आ रहा। वो पेड़ के पास से एक और छोटा सा रास्ता जो खेत के बीच से होकर निकलता था। मुझे लगा मैं साइकिल उस तरफ से लेकर जाऊंगा। वीरान सुनसान सा रास्ता है ना, लेकिन वो पेड़ से तो बच जाऊंगा ना, वो चुड़ैल मेरा पीछा नहीं करेगी। जब मैं उस खेत वाले रास्ते से गुजर रहा, वहां खेतों को पानी दिया गया था। छोटी सी पगडंडी उस खेत के बीच से बनाई गई थी। साइकिल चलाने में परेशानी हो रही, मुझे उतरकर अपनी साइकिल को कई बार गीली मिट्टी से निकालना पड़ता, लेकिन चुड़ैल से तो अच्छा रास्ता ही था। मैं खेतों के बीच से निकल रहा, वहां आगे बंजर सी जमीन आई, जहां पर साइकिल चल तो अच्छे से रहा था, लेकिन बीच बीच में पत्थर आते, मुझे वहां पर उतरना पड़ता और साइकिल को धक्का देकर आगे की तरफ करनी पड़ती। अचानक मुझे वो बंजर जमीन में एक अलग सी जगह दिखी, जैसे 3-4 टीले बने हुए, और उन टीलों के बिल्कुल बीच में वही चुड़ैल वैसे ही दिखने वाले लड़के को खा रही, जैसे उसकी टांग को चबा रही हो। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसने उसकी एक टांग को जैसे धड़ से अलग किया हुआ और उसे चबा रही। मैंने जैसे ही उसे देख लिया, उसकी नजर भी मुझ पर पड़ गई। मैं साइकिल तेज चलाने लगा। वो फिर से 15-20 कदम मेरी तरफ भागी थी और मैं साइकिल लेकर उससे दूर निकल आया। आज भी मुझे डर लग रहा था, वो पीछा करती है, किसी दिन उसने मुझे पकड़ लिया ना, वो मुझे भी मार डालेगी। लेकिन वही लड़का जो कल भी उसने पकड़ा हुआ, वो खा रही थी, आज भी उसने वही लड़के को पकड़ा हुआ, जैसे उसकी लाश को अभी तक खाने की कोशिश कर रही हो। वो जिंदा है या मरा हुआ है मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराया था। सुबह फिर से काम पर, शाम के वक्त फिर से अलग अलग गांव में सब्जी बेचता रहा। आज मुझे लग रहा था मैं घूमकर लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर लूंगा, लेकिन उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन रात होते होते जब 9:30 बजे तक मैं सब्जी बेच ही नहीं पाया, वो आखिरी वाले गांव में सब्जी बेचकर जल्दी से घर की तरफ निकलना चाहता था। अब अगर 7 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया, रास्ता टूटा हुआ है और वैसे भी थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। मुझे लगा जल्दी से मैं घर की तरफ निकलता हूं। ये जो छोटा वाला रास्ता है ना, इसी रास्ते से जाऊंगा, किसी भी खेत के बीच से नहीं निकलूंगा। पेड़ के पास मुझे अगर चुड़ैल नजर भी आ गई, मैं साइकिल लेकर तेजी से वहां से निकल लूंगा। बारिश वाली वो रात मैं जब उस पेड़ के करीब से निकल रहा, मुझे वो चुड़ैल नजर नहीं आई, और आगे आने वाले 4 दिनों तक मुझे वो चुड़ैल नजर आई ही नहीं। मुझे लगा ये जगह छोड़कर जा चुकी होगी, इसीलिए अब मैं उसी रास्ते से जाना पसंद करने लगा था। रास्ता शॉर्टकट ही था, सबसे आसान रास्ता, सबसे अच्छी सड़क। बस चुड़ैल परेशान करती थी, शायद अब वो भी दूर हो चुकी थी। कई दिनों तक बड़ी खुशी में उसी रास्ते से गुजरते हुए मैं कभी नहीं डरता था। लेकिन बारिश वाली वो रात बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी। सब्जी कुछ बची हुई थी जिसे मैं बेच नहीं पाया,
क्योंकि साइकिल भी गीली हो गई थी। लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे और आसपास जैसे बिजली गिर रही हो। डरता डरता मैं भी घर की तरफ निकला था। वक्त 8 बजे का ही था, ज्यादा देर भी नहीं हुई थी और जल्दी ही मैं घर पहुंच भी जाऊंगा। आंखों में ये सपने भी थे। मैं उसे रास्ते से गुजर रहा। वो पेड़ के आने से पहले ही थोड़ा थोड़ा डरने लगता था। साइकिल बहुत ज्यादा तेज कर लेता था ताकि पास से एक क्षण में ही गुजर जाऊं। लेकिन बहुत पहले एक बड़ा सा टीला बना हुआ, जिसके पास एक गेट सा लगा हुआ था। पुराने जमाने में यहाँ कोई गार्डन हुआ करता था, लेकिन अब तो जैसे जंगली सा इलाका ही था। वहां उस टीले के ऊपर वो चुड़ैल मुझे नजर आई बैठी हुई। उसने अपने घुटनों में जैसे किसी छोटी लड़की को फंसाया हो। कोई 5 से 6 साल की लड़की। पीठ उसकी तोड़ी हुई थी, टांगे उसकी मरोड़ी हुई थी। सर उसका अपने हाथ से जैसे धड़ से मेरी आंखों के सामने उसने अलग किया और मेरी तो सांस फूलने लगी। मुझे घूरे जा रही थी और अपने नाखूनों से वो बच्ची के शरीर को उधेड़े जा रही थी। मैंने साइकिल तेज कर लिया। वो मेरे पीछे भागने लगी। इस बार 2 पैरों पर नहीं भाग रही थी, बल्कि अपने हाथ भी जमीन पर लगाकर, जैसे कोई जानवर भागता है ना, उसी तरह से मेरा पीछा करने लगी थी। और मैं हांफता हांफता साइकिल बहुत तेज चलाने लगा। मैं उससे बचना चाहता था। हमेशा वो 15 से 20 कदम ही चला करती थी और मेरा पीछा छोड़ दिया करती थी। अब मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। साइकिल में बहुत तेज चला रहा, थका हुआ भी था। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। धीरे धीरे बहुत ज्यादा करीब सी आने लगी थी। जैसे ही अचानक मेरी नजर पीछे पड़ी, जब मुझे लग रहा था मैं उससे बहुत दूर निकल आया हूं, वो मेरे साइकिल के बिल्कुल पीछे बैठी हुई। मैंने उसका चेहरा बहुत करीब से देखा था और उसके बाद मैं इतना ज्यादा घबरा गया। मैं साइकिल को रोक नहीं रहा था, लेकिन उसकी वो बात ने मुझे डराया और साइकिल में कंट्रोल नहीं कर पाया। आगे गांव के एक घर के पास मैं दीवार से जा टकराया और मेरा सर दीवार से लगा था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ। शायद वो आवाज ने आसपास के घर वालों को चौकन्ना कर दिया। वो घर से बाहर निकले। मुझे देखा कैसे मैं वहां पर गिर गया हूं और बेहोश हो गया हूं। मेरा मुंह एक पास के जैसे छोटे से पानी वाले हिस्से में चला गया था। बारिश बहुत तेज थी तो मुझे एक घर में ले जाया गया। मुझे सर पर लगी वो चोट साफ करने के लिए एक खटिया पर लेटाया गया। वहां गांव का मुखिया भी आ गया था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। वो मुझे पहचानते थे, ये तो सब्जी वाला है। थोड़ा सा इलाज हुआ। 15 से 20 मिनट में ही मुझे होश आ गया था। पहले तो मैं देख रहा मैं कहां पर आ गया हूं। वो लोग भी मुझे बता रहे कि तुम साइकिल चलाते चलाते एक दीवार से जा टकराए। मैं सोचने की कोशिश कर रहा, दीवार से जा टकराया? साइकिल इतनी तेज तो मैं चलाता नहीं। अचानक मेरी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा। वो चुड़ैल टीले पर बैठी एक लड़की को खा रही थी, काट रही थी। उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ। वो मेरे पीछे आई थी। हाँ, वो मेरे पीछे भागी थी। मेरे पीछे वो मेरे साइकिल पर बैठ गई थी। उसने मुझे पकड़ लिया था। जैसे ही मैंने ये बात गांव में बताई, वहां दहशत फैल गई थी। मुझे जैसे आसपास भगवान की मूर्तियां रखकर सुरक्षित किया जा रहा। वो कह रहे कि चुड़ैलें जो होती है ना, किसी को छोड़ती नहीं। आज रात तुम पर भारी पड़ने वाली है। कई लोग वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे। वो मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन पूरी रात कोई चुड़ैल मेरे करीब नहीं आई। वहां गांव में भी किसी को कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। अगले दिन वहां पुलिस वालों को भी बुलाया गया था। शायद कोई बच्ची गायब तो नहीं हुई। उसने किसी बच्ची को खाया था। इसकी आंखों के सामने पुलिस वाले फिर से धमकी देकर गए थे, क्योंकि पूरा दिन पूछताछ करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। कोई छोटी उम्र की लड़की गायब नहीं हुई थी। आखिर जो मुझे नजर आया करता था वो क्या चीज थी, मैं आज तक जानने की कोशिश कर रहा हूं। वो शाम मैं आगे वाले गांव में सब्जी बेचने के लिए गया ही नहीं, क्योंकि मेरी मां को पता चल गया था मेरे साथ ये सब चल रहा है। मां ने मेरी कलाई पर काले रंग का धागा बांध दिया था और कहा था, जब भी कोई ऐसी घटना हो ना, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। ऐसी काली शक्तियां दूर चली जाती हैं। लेकिन मैं अब उन गांव में जाना नहीं चाहता था। शाम के वक्त आस पड़ोस के गांव में मैं गया। आगे वाले शहर की तरफ निकल गया। मैं बस उस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। तो मुझे लगा चुड़ैल से सामना तो आज होगा ही नहीं। लगभग 8 बजे शहर से गांव की तरफ आ रहा। वो चुड़ैल वाले उस पेड़ से बहुत ज्यादा दूरी पर। उस तरफ तो मैं सड़क पर जाता भी नहीं। लेकिन जब मैं घर की तरफ आ रहा, एक वीरान सी जगह, और वहां
सड़क के बिल्कुल बीच में बैठी हुई वो चुड़ैल मुझे नजर आई। जहां पर वो बैठी हुई थी ना, आसपास इंसानी शरीर के कई कटे हुए अंग गिरे हुए, दाएं बाएं बिखरे हुए वो अंग, और साइकिल चलाकर मैं जा रहा। मुझे लगा था वो थोड़ी दाईं तरफ है, मैं बाईं तरफ से निकल जाऊंगा, लेकिन पिछली बार वो जैसे मेरी इस साइकिल के पीछे आकर बैठ गई थी। हे भगवान, क्या बला है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। ये कहते हुए मैंने साइकिल बहुत ज्यादा तेज की। वो शारीरिक अंगों के करीब से निकलते हुए वो चुड़ैल उठकर मेरे पीछे भागने लगी। मैं चीखे मारने लगा और फिर मुझे माँ की बातों की याद आई। हनुमान चालीसा। साइकिल चलाते चलाते मैं हांफते हांफते हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था, लेकिन वो चुड़ैल मेरा पीछा करती जा रही, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा भी सही से बोल नहीं पा रहा था। साइकिल चलाने में जब जोर लगता है, आप डरे हुए होते हैं, हांफने लगते हैं, आप तो एक शब्द बोल नहीं सकते। हनुमान चालीसा क्या बोल पाता मैं बस उससे बचना चाहता था। मैं बहुत तेज साइकिल चला रहा, वो मेरे पीछे पीछे भागी आ रही। अचानक मैं जब पीछे देख रहा था, वो बिल्कुल एक सीध में मेरी साइकिल के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन अचानक वो सड़क से उतरकर नीचे खाली जगह पर भागने लगी और एक जंगली से इलाके में घुस गई। भागती भागती घुसी थी। मुझे लगा आगे मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। साइकिल तेज करते हुए मैं वहां से निकला था। जब आगे वाला गांव आया तब जाकर सांस में सांस आई थी। धीरे धीरे तब जाकर साइकिल चलाई थी मैंने, और मैं सोच रहा ये कैसी बला है जो मेरे पीछे पड़ गई है, अब तो हर जगह नजर आने लगी है। जब मैं अपने गांव तक पहुंच गया था ना, अपने घर के बहुत ज्यादा करीब, 8:30 से 8:45 बजे का समय हो गया था। बिल्कुल अपने घर के सामने ही था। साइकिल लेकर धीरे धीरे आ रहा, मेरे घर के सामने वाली दीवार से निकलकर आई और छलांग लगाकर उसने मुझे पकड़ लिया। जैसे ही मुझे पकड़ा, मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली थी, सुबह हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने मेरा पड़ोसी जो मुझे उठा रहा। तुम बाहर ही सो गए, शराब पीकर आए हो ना? तुम तो कहा करते थे शराब पीते नहीं, यहां नाली के पास क्यों गिरे हुए हो? पास में मेरी साइकिल थी, कुछ सब्जियां गिरी हुई थी और वहीं पर नाली के पास मैं गिरा हुआ। उठकर मैं याद करने लगा, आखिर मैं यहां पर कहां से आ गया। रात की बात जब याद आई, मैं गांव वालों को बता रहा, आस पड़ोस के लोगों को बता रहा, वो मानने को तैयार नहीं। सबका कहना था मैं शराब पीकर आया हूं, इसीलिए शायद गिर गया हूं। मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन चुड़ैल की बात पर अब कोई यकीन नहीं करता था। किसी को उसने मारा ही नहीं, किसी की लाश नहीं मिली, कोई गायब नहीं हुआ, किसी और को वो चुड़ैल नजर नहीं आई। बहुत कम लोगों को काफी साल पहले नजर आई थी। सबको लगा कि मैं कहानियां बना रहा हूं, बेवजह अपनी कमी छिपाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेहनती नहीं हूं, इसीलिए शायद चुड़ैल के डर से मैं काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे गांव तक चुड़ैल आ गई और किसी ने देखी तक नहीं। यह बात कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं जानता था वो चुड़ैल तो घर तक आ गई थी। सामने वाली दीवार से निकलकर तो उसने मुझे पकड़ा। जख्मी तो नहीं किया, गिरने के कारण कंधे पर थोड़ी सी चोट लगी थी, जैसे कुछ घसीटने के निशान, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन हो सकता है आगे मार डाले, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। उसके अगले दिन मैं काम पर गया था, लेकिन मेरे मन में वो ख्याल आते जा रहे। मेरे साथी भी मेरा मजाक बना रहे थे। लेकिन शाम को जब मैं सब्जी बेचने के लिए गया, मैं तो उन गांव में जाना ही नहीं चाहता था। जरा सा अंधेरा हुआ था, मैं अपने गांव में ही था। अपने गांव के वो पीपल के पेड़ के नीचे मुझे वो चुड़ैल नजर आ गई। उल्टे पैरों वाली वो चुड़ैल बड़ी तेजी से मेरे पीछे भागी थी और छलांग लगाकर जैसे ही उसने मेरी पीठ को पकड़ा, जैसे वहां एक घर के ऊपर बुढ़िया चढ़ी हुई थी, वो चीख पड़ी। उसकी चीखों ने जैसे उस चुड़ैल को भी हैरान कर दिया हो और वो बड़ी तेजी से वहां से भाग गई थी। उसके बाद जब वो बुढ़िया ने शोर मचाया, वहां कई लोग आ चुके थे। भले ही मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत की बातों पर कुछ लोग यकीन कर रहे और कुछ लोग कह रहे ये तो पागल है, इसे पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है। लेकिन मुझे एक चश्मदीद गवाह मिल गया था। मेरे सिवा किसी और को भी वो चुड़ैल नजर आ रही थी। वो मेरा पीछा करती थी, यानी अब वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। वो बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था। ऐसी चुड़ैलें मैंने कई बार देखी हैं। जब मैं अपने जवानी में गांव में रहा करती थी ना, वहां पर भी एक चुड़ैल थी।
उस चुड़ैल ने आस पड़ोस की एक लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया था। मैं उसे समझाया करती थी, घर से बाहर मत निकलना। वो एक बार 1 महीने घर से बाहर नहीं निकली। वो चुड़ैल उसे नजर नहीं आई, लेकिन जब 1 महीने बाद वो निकली थी ना, उस चुड़ैल ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी किया था। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। मैंने उस लड़की को उस चुड़ैल के पास जाते देखा था। बेटे, तुम्हारे ऊपर भी वो चुड़ैल असर करने लगेगी, तुम उसके वश में होना शुरू हो जाओगे। जल्दी से इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लो। अगर वो तुम्हें मारना चाहती तो अब तक मार चुकी होती, यानी वो कुछ और करना चाहती है। उससे पीछा छुड़ाने की तरकीब बनाना शुरू कर दो। मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी और उस बूढ़ी औरत के पास भी जो जानकारी थी उसने बता दी। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते जाओ, अपनी जेब में भगवान की कोई ना कोई तस्वीर रखो, ऐसी चीजें रखो जो भूत भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगा क्यों ना मैं किसी तांत्रिक के पास ही चला जाऊं। वहां आसपास कोई तांत्रिक नहीं था, लेकिन शहर में मैंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा था, 5 मिनट में समाधान। मुझे लगा वो तांत्रिक मेरी मदद करेगा। मैंने अपनी पूरी कहानी जब उसे बताई थी, वो कह रहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें खास चीजें शहर के अलग अलग हिस्सों से खरीद कर लेकर आनी होंगी। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां उसने मंगवाई थी। वो जड़ी बूटियां उसने एक थैले में रखकर मुझे कहा था, आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसे उस मिट्टी में गाड़ कर आएंगे और उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी इससे वो चुड़ैल दूर भाग जाएगी। मैं उसे उसी जगह लेकर गया था जहां वो चुड़ैल नजर आया करती थी, लेकिन वो चुड़ैल नजर ही नहीं आ रही। उसने भी हर तरकीबें अपना ली और वो कहने लगा, जमीन में ये मसाले गाड़ दिए हैं ना, अब तुम्हें कोई चुड़ैल तंग नहीं करेगी। लेकिन जब उस पेड़ पर वो उल्टी होकर लटकी हुई चुड़ैल नजर आई ना, जो मेरे पीछे जैसे भागने की कोशिश कर रही थी छलांग लगाकर, वो तांत्रिक ऐसे भागा कि मैं तो साइकिल भी उतनी तेज चला नहीं पा रहा था। उसे बिठाकर आगे वाले बंबू पर लेकर आया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी से भागा जा रहा, चुड़ैल 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 कहकर। उसके बाद 2 दिन उसने दुकान बंद भी रखी थी। वो चुड़ैल से मैं बच गया, लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया, ढोंगी, ऐसे ढोंगियों से बचना होगा जो मुझे मौत के मुंह में ले जाएंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। उसे लगा था ये अभी बाकियों की तरह कोई बेवकूफ होगा जो छोटी मोटी बात लेकर घर का कोई कलेश लेकर उसके पास आया होगा और वो ऐसे ही चावल विभूतियां देकर चला देगा मुझे। लेकिन असली चुड़ैल पीछे पड़ी थी, मेरे असली चुड़ैल, और उसने पहली बार चुड़ैल देखी होगी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मुझे लग रहा था मुझे अब रात को सब्जी बेचने का काम कुछ समय तक बंद कर देना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। इसीलिए 2 दिनों तक मैंने वो काम नहीं किया था। मैं शाम को घर आ जाता और अंधेरे में कभी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक रात मेरी माँ की सेहत काफी ज्यादा खराब हो गई। बारिश वाली उस रात मुझे दवाई लेकर आनी थी। हमारे गांव के वो डॉक्टर जो गांव में ही रहा करते थे, लेकिन उनका घर हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर था। मुझे चलकर वहां पर जाना था। उस अंधेरी रात में जब मुझे हमारे घर के सामने वाले घर की छत पर वो चुड़ैल नजर आई, ना तो मैं चीख सकता था क्योंकि आस पड़ोस वाले मुझसे परेशान हो गए थे। वो कह रहे थे मैं बच्चों को डराता हूं, चुड़ैलों की झूठी कहानियां सुनाकर। मैं चीखे तक मार नहीं सकता था और मां को बुखार हो गया था। वो बुखार तो ठीक करना ही था, चाहे मुझे अपनी जान भी हथेली पर क्यों ना लेकर आनी पड़ती। मैं भागना शुरू हो गया। वो चुड़ैल भी वो छतों के ऊपर से छलांगे लगा रही, मुझे पकड़ने के लिए उल्टे पांव ही भागने लगी थी। मैंने उसे एक दीवार पर छिपकली की तरह भागते हुए देखा। मैं हैरान हो गया था, लेकिन जैसे ही किसी जगह कोई नजर आता वो छत पर चली जाती, गायब हो जाती। मैं भागकर वो डॉक्टर के घर पर गया था। वहां से दवाई लेकर वापस आते वक्त भी ऐसा ही खेल चल रहा था। वो मौका ढूंढ रही थी, कोई ऐसी जगह जहां कोई मौजूद ना हो, मैं भी थक जाऊं। अगर मैं रुका तो वो मुझे पकड़ लेगी, शायद मुझे जिंदा ना छोड़े। या वो बूढ़ी औरत, वो कुछ ना कुछ बता रही थी कि ये कुछ करती है। अगर ये किसी को मारना चाहे तो आसानी से मार सकती है, अगर नहीं मारती तो कुछ और करना चाहती है। लेकिन क्या, इसका जवाब मुझे चाहिए था। मां को घर आकर मैंने दवाई दी थी और ऐसा महसूस कर पा रहा था जैसे आज तो बच गया,
लेकिन शायद हर बार ना बच पाऊं। मैं अब ना किसी तांत्रिक पर यकीन करने वाला था और ना ही किसी और पर, लेकिन मुझे एक इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा था, अघोरी बाबा। मैं अघोरियों से हमेशा से बहुत ज्यादा आकर्षित रहा हूं, किस तरह से वो साधनाएं करते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी ढोंगी हो। इसीलिए बस एक उम्मीद लेकर मैं एक ऐसे अघोरी बाबा के पास गया था जो शहर में एक गुप्त सी जगह पर रहते थे। पुरानी बंद पड़ी वो फैक्ट्री, जिसके मालिक ने भी उस अघोरी को वहां से जाने के लिए कभी नहीं कहा, क्योंकि उस जमीन का इस्तेमाल ही नहीं होता था। जब मैं अघोरी बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर गया था, अघोरी बाबा ने खुद मदद करने की बजाय मुझे कहा था कि अपनी मुसीबत को खुद ही दूर करना चाहिए। अगर मौत भी तुम्हारे सामने आ जाए, किसी के आगे भीख मत मांगना, वो तुम्हारी किस्मत होगी। चुड़ैल भी तुम्हारी किस्मत है। मैं तुम्हें बचने के तरीके बता देता हूं, उसे दूर करने के तरीके बता देता हूं, इस्तेमाल तुम्हें करने होंगे। तुम्हारी किस्मत कितनी तेज है ये जानने का मौका तुम्हें मिलेगा, और इससे जिंदगी जीने का मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। जब खुद लड़कर जीतोगे या लड़कर हार जाओगे, सब कुछ तुम्हारे हाथों होगा। मैं अघोरी बाबा की उन बातों से बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था और उनके बताए तरीके अपने दिमाग में मैंने अच्छी तरह से छपा लिए थे। जैसे ही मैं घर आया था, मैं पूरी तैयारी के साथ, वक्त 4 बजे का था, 6 बजे तक मैं वो सारी के सारी चीजें लेकर पूरी तैयारी से उसी पेड़ के पास जाने वाला था। अघोरी बाबा ने बताया था जो चुड़ैल होती है ना, किसी एक जगह से जुड़ी हुई होती है। वहां अगर किसी से चिपक जाए, उसका पीछा करने लगती है खास मकसद के लिए। तुमने उसे बार बार उस पेड़ के आसपास देखा, यानी उस पेड़ से वो जुड़ी हुई होगी। उसको ढूंढने के लिए वहीं जाना होगा। चुड़ैल सबसे ज्यादा ताकतवर उसी पेड़ के पास होती है और सबसे ज्यादा कमजोर भी उसी पेड़ के पास होती है। वहां उसे बहकाना होगा, वहां उसे फंसाना होगा और उसके बाद उसे हराना होगा। रात के 7:30 बजे अपने साइकिल के पीछे मैंने पीतल की घंटियां बांध ली थी। ऐसा लग रहा था साइकिल चलाने पर वो घंटियों की आवाज चारों तरफ बिछ रही हो। लेकिन चुड़ैलें ऐसी आवाजों से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। अगर बहुत ज्यादा घंटियों की आवाज आ रही हो, चुड़ैल आपके पास नहीं आती। हाथ से घंटी अगर मैं बजाऊंगा तो साइकिल कैसे चला पाऊंगा? दिमाग लगाया था मैंने। एक रस्सी से लगभग 7 ऐसी ही पीतल की घंटियां बांध दी। साइकिल चलाने पर वो जमीन पर रगड़ती, लेकिन उनकी आवाज भी परेशान करती। इस तरह मैं साइकिल चलाकर बड़े आराम से आसपास के गांव में घूमता जा रहा। कई लोग मुझे रुकने को कह रहे ताकि मुझसे सब्जी ले पाए। मैं उन्हें कह देता मैं सब्जी लेकर नहीं आया, जितनी थी बिक चुकी है। मैं बस रात को घूमना चाहता था उस चुड़ैल को परेशान करने के लिए। मैं उसी सड़क पर पहुंच गया। अब तक मुझे चुड़ैल नजर नहीं आई, मेरा पीछा नहीं किया उसने, या हो सकता है वो देख चुकी है कि मैं घंटियों के साथ घूम रहा हूं, इसीलिए छिपी छिपी दूर से ही भागे जा रही होगी। सीधा उसी जगह चलता हूं ना जहां पर वो बैठा करती थी, मेरा पीछा करने की कोशिश किया करती थी। मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा, अब तक मैंने साइकिल कहीं पर रोकी नहीं थी। पेड़ के पास जाकर जैसे ही मैंने साइकिल रोकी, पीछे से मुझे आवाज आई, तो यहां क्यों आया है? शायद अब तुझे यहीं मारना सही होगा, यहीं कहीं बिठाकर तुझे अब खाऊंगी। तू तो अच्छी जगह आ गया। मैं वो साइकिल की घंटियां जो रस्सी से बांधी थी, एक गांठ खोलकर उसे चारों तरफ इस तरह से खनकाने लगा था कि वो चुड़ैल चीखने लगी। चीख चीख कर वहां से भाग गई और मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा इससे परेशानी हो रही है? क्या हुआ? खाने की बात कर रही थी, खाना नहीं खाएगी? आजा आजा खाना खा ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो भाग चुकी थी। मैंने भी दोबारा साइकिल के साथ वो रस्सी बांध दी। कुछ समय शांति के बाद एक पेड़ के पीछे से निकलकर वो मुझे घूरने लगी और कहने लगी, तू ज्यादा चालाक मत बन, तू नहीं बच पाएगा। भागने की कोशिश की तूने, भागा लेकिन बचा नहीं। चाहे साइकिल से भाग, चाहे घंटियां बजाते हुए भाग, जब मेरे हाथ लगेगा ना तुझे मारूंगी, मारकर खा जाऊंगी। मैंने रस्सी दोबारा हाथ में पकड़ी और मैं कहने लगा, धत तेरे की, आजा आजा, दांत गड़ा के दिखा, तुझे अभी बताता हूं। मैं घंटियां बजाता जा रहा और वो पेड़ के पीछे फिर से छिप गई। लेकिन अचानक वो घंटियों की जैसे गांठ बंध गई हो,
जिस कारण घंटी बज नहीं पा रही। 2 घंटियों को मैं बजाने की तेजी से कोशिश कर रहा ताकि गांठ खोल पाऊं। वो छलांग लगाकर मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई। उस समय मुझे लगा यह वार करने वाली है। इसे पता लग गया है कि मैं अब इससे बचने लगा हूं बिना डरे। मैंने वो घंटी घुमाकर जो उसके माथे पर मारी ना, टन की एक आवाज आई थी और उसके बाद वो उसकी चीख। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने जो मुझे धक्का दिया पीछे गिरा दिया और वो घंटियां भी काफी दूर गिर गई। मैं जैसे ही वो रस्सी को उठाने वाला था, उसने वो रस्सियों को उठाया और खींचकर वो घंटियां दूर कहीं फेंक दी। मुझे तो आवाज तक अच्छे से सुनाई नहीं दी थी। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। अब घंटियां भी नहीं थी मेरे हाथ में। एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने पैरों को नीचे की तरफ लटकाकर हंसने लगी। मैंने तब उसको देखा। उसके पैर जो थे ना, वो कभी पीछे कभी आगे गोल गोल सर्कल की तरह घूम रहे थे। हड्डी भी है पैर में या नहीं? कैसे गोल गोल पंखे की तरह घुमाए जा रही है पैर। उसके बाल उसकी आंखों के सामने थे। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे सूज चुकी हो, काले रंग की, जैसे आंखों वाली जगह से बाहर आ गई हो। माथा भी उसका पूरी तरह से काला सा था। दांत थोड़े थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए जैसे कोई पिशाच हो। बड़ी भयानक थी और उसकी हंसी भी डराने वाली। तब उसने मुझे कहा, अब तुम्हारे आत्मसमर्पण का समय है, मौत को कबूल करो। मैं बस घंटियां ही लेकर नहीं आया था, पूरी तैयारी के साथ आया था, पूरी तैयारी के साथ। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरी, बिल्ली के बालों से बहुत ज्यादा डरती हैं ऐसी चुड़ैलें। अगर आपके पास बिल्ली के बाल हैं, आप उसे कपड़े में लपेटकर अपने शरीर के साथ बांध लेना, वो चुड़ैल आपको छू नहीं सकती। लेकिन अघोरी बाबा ने कहा था, बिल्ली के बालों को शरीर से बांधना मत, बिल्कुल सही समय आने पर बिल्ली के बालों को उसके शरीर से बांधना। सोचो, बिल्ली के बालों से इतना डरती है, अगर तुमने बांधे हो छुएगी नहीं। अगर वो बाल उसी से बांध दो, क्या होगा उसका? अपनी वो कलाई, अपना वो पैर जिससे तुम बांधोगे, उसको जैसे छुड़ाने की कोशिश करेगी, गांठ खोल नहीं पाएगी। अब तक ना मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था, ना कुछ और किया था। खुद को कमजोर साबित करना चाहता था। जैसे ही उसने मुझ पर हमला करने के लिए मेरे पीठ पर छलांग लगाई, उसका पैर तो आगे लटका हुआ था ना, उल्टे पैरों वाली। उसी एक उल्टे पैर पर मैंने गांठ बांध दी, एक लंबा धागा जिसकी एक तरफ बिल्ली के बाल बंधे थे। मैंने उसके पैर पर जैसे ही बांधे, चीखने लगी, तड़पने लगी, भागी कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर, फिर सामने आकर कमजोरों की तरह कह रही, माफ कर दो मुझे, खोल दो इसे, खोल दो इसे। मैं तब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैंने उंगली से इशारा किया था कि बैठ, अब देख मैं क्या करता हूं। वो भागने की कोशिश भी करती तो उसकी रफ्तार कम हो गई थी। बिल्ली के बालों ने उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसके बालों को ही पकड़ लिया। वो नाखून मेरे शरीर पर मार रही, लेकिन उसको धक्का देकर मैं पीछे गिराता, हनुमान चालीसा पढ़ता चला जाता। वो तड़पने लगी थी। अब आखिरी वार करने का वो मौका था मेरे पास। गंगा जल जो जेब में रखा हुआ, मैंने उसके माथे पर छिड़कना शुरू कर दिया। गंगा जल एक पानी की तरह ही तो होता है, क्या उससे आग लग सकती है? मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल के ऊपर आग लगते हुए देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये गंगा जल हो, ऐसा लग रहा था ये पेट्रोल हो। उसके शरीर को जैसे ही छू रहा था, उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। वो लपटें मेरे कपड़ों तक जा रही थी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे कपड़ों को आग लग जाएगी। मैंने वो बोतल पूरी की पूरी उसके माथे पर खाली कर दी। वो तो पिघलने लगी, जलने लगी, चीखने लगी। जैसे ही उसके शरीर से चिंगारियां निकलती जा रहीं, पीछे वो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई बेल, वो भी जलने लगी थी। ध्यान ही नहीं दिया था मैंने, उस पेड़ के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई जो जमीन से निकली हुई थी। वो बेल भी आग के कारण जैसे जमीन पर लिपटने लगी। सांप जैसी बेल थी, सांप जैसी, जैसे जिंदा हो। वो बेल भी जल गई, वो चुड़ैल भी जल गई। जमीन पर जैसे कोई चमगादड़ की लाश हो, छोटी सी लाश थी, बिल्कुल एक नवजन्मे बच्चे की तरह। उसका भद्दा सा काला चेहरा, और उसके बाद अघोरी ने जैसा मुझे बताया था, उसे मारा जा सकता है, उसके शरीर को दोबारा जिंदा भी किया जा सकता है। उसके शरीर को खत्म करना भी जरूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कोई उसे जिंदा कर दे और वो बदला लेने के लिए और भयानक रूप में आए।
और अब मुझे फायदा पता चला अघोरी बाबा से बात करने का। आपको पता है अघोरी अपने शरीर पर हमेशा राख क्यों मले रहते हैं? ये कोई लकड़ी की राख नहीं होती, ये किसी और चीज की राख नहीं होती, बल्कि इंसानी शरीर के जलने के बाद बनी राख को वो मलते हैं। कहते हैं जब हम पैदा होते हैं हमारे मौत की तारीख भी लिखी जा चुकी होती है। जन्म निश्चित होता है तो मौत भी निश्चित होती है। ये मुर्दे के शरीर की राख हमें ये याद दिलाने के लिए होती है। मृत्यु अटल है, उससे बचा नहीं जा सकता। और ये राख में एक अलग शक्ति होती है। इंसान के जीवन के वो सारे कर्म इस राख में जैसे भस्म हो जाते हैं और हमारी रूह, हमारी आत्मा पवित्र होकर निकलती है। ये जली हुई राख पवित्र अपवित्र से बाहर होती है। मैं वो राख लेकर आया था उस अघोरी बाबा से। सामने वो लाश उस चुड़ैल की, उस पर जब मैंने राख लगाई, मैंने उस शरीर को मलना शुरू कर दिया, बिल्कुल आटे की तरह। वो शरीर भी राख में राख बन गया। फिर मैंने उस राख को चारों तरफ बिछा दिया। अब उस चुड़ैल को कोई जिंदा नहीं कर सकता था। जिस तरह से जब कोई मर जाता है ना, वो वापस नहीं आता, उसी तरह से चुड़ैल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। गंगा जल से उसे मारा जा सकता है तो भगवान शिव की ये राख से उसे भस्म किया जा सकता है, जो दोबारा उठने नहीं देती। इतनी भी शक्ति नहीं होती किसी चुड़ैल में। रात को 12 बजे वहां से मैं वापस आया था, उम्मीद लिए कि अब शायद मैं कभी भी उस चुड़ैल को नहीं देखूंगा। मैंने उस चुड़ैल को देखा भी नहीं। 1 महीने तक बड़ी आसानी से मैं काम करता रहा। हर रोज रात को मैं लेकर जाता सब्जी, ज्यादा देर तक भी बेच कर आता, बिना किसी से डरे हुए, भगवान का नाम लेकर, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। 1 महीने बाद एक पेड़ पर मुझे अजीब सी आकृति नजर आई थी, जैसे एक परछाई सी। पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया था, फिर मुझे याद आया, जिंदगी में हम जितना डरते हैं परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। जब पहली बार उस चुड़ैल ने मुझे देखा था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं घबरा गया, डर कर भाग गया। बार बार उसके सामने जाता गया, वो पहचान गई। ये कमजोर है, आसान शिकार है। लेकिन जब मैंने उसका मुकाबला किया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये साधारण इंसान इतनी ताकत लेकर कहां से आ गया? वही अब भी मैं करने वाला था। मैंने इशारा किया था, कौन है? हिम्मत मत करना मेरे सामने आने की। परछाई है, परछाई बनकर रह जा, वरना तुझे भी फंस मैं ऐसा करूंगा, जिंदा नहीं हो पाएगा। यह मेरी जिंदगी की ऐसी कहानी है जो मुझे आज भी कभी कभी डराती है तो कभी कभी हिम्मत देती है। वो परछाई मुझे दोबारा नजर नहीं आई थी, जैसे उस चुड़ैल से दोबारा सामना हुआ ही नहीं कभी। और अब मैं किसी भी चीज से डरता ही नहीं। समझ गया हूं, अघोरी बाबा ने समझाया है, इन शक्तियों से जब हम डरते हैं ये हावी होती हैं, जब लड़ते हैं ये हार जाती हैं। यही तो जिंदगी का नियम है परेशानियों से निपटने के लिए। और चुड़ैलें भले ही भयानक होती हैं, बचना है तो मुकाबला करो।